इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, राज्य एवं राष्ट्र की आय। उसका पहला क्वेश्चन है, आय से आप क्या समझते हैं? उत्तर हमारा हो जाएगा, जब कोई व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसे परिश्रमी के प्राप्त होता है, उसे आय कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? उत्तर, जब किसी देश की कुल आय कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है, उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसे औसत आय भी कहा जाता है। आगे है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? उत्तर, वर्ष भर में किसी देश के अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें देशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। आगे है हमारा चौथा क्वेश्चन है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय निम्न में से निम्न होने का कारण क्या है? तो उत्तर, बिहार के प्रति व्यक्ति आय निम्न होने का कारण बचत का निम्न स्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे हमारा क्वेश्चन है, बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय। इसका उत्तर होगा, बिहार के प्रति व्यक्ति आय 6,610 रुपये सन 2005 से 6 के आंकड़ों के अनुसार बताई गई है। बिहार के कुल जिले में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिले का तथा सबसे कम शिवहर जिले की बताई गई है। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होता है? उत्तर, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सन 1954 के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के प्रकाशित करती है। आगे है, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। इनकी पुस्तक है, हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आय के मापन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का वर्णन करें। उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय की मापन निम्नलिखित कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। पर्याप्त एवं विस्तार आंकड़ों की कमी। इस संदर्भ में आंकड़ों की कितनी शुद्धता से संग्रह किया जाए, इसमें कुछ त्रुटि आवश्यक देखने को मिलती है। देश में जितना ही पिछड़ा हो, उसके साथ यह समस्या उतना ही अधिक होता है। दोहरी गणना की संभावना किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक आय की दोबारा गणना कर ली जाती है। जैसे कि एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है और वह अपने नौकर को 2,000 रुपये देता है, तो यह उसकी एवं उसके नौकर की आय को अलग अलग जोड़ना या दोहरी गणना की संभावना है। आगे है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली का अभाव किसी देश के अर्थव्यवस्था में ऐसा बहता सारी वस्तुओं का समावेश है जिसका विनिमय मुद्रा के द्वारा नहीं होता है। कुछ वस्तुओं के उत्पादक स्वयं भी उपभोक्ता कर लेती है या वस्तुओं के बदले दूसरी वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आय के मापन में समस्या उत्पन्न होती है। आगे है हमारा, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, प्रति व्यक्ति आय
प्रति व्यक्ति आय किसी देश के नागरिकों के औसत आय है। कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय की धारणा राष्ट्रीय आय से जुड़ा हुआ है। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें देश की उत्पत्ति, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय भी वृद्धि होती है। यदि राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के क्या कार्य है। उत्तर, भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को सहायता करता है। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन है, आय और उपभोक्ता में क्या अंतर है, विवेचना कीजिए। उत्तर, आय और उपभोक्ता में अंतर। पहला है, आर्थिक प्रयत्नों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है उसे हम आय कहते हैं। दूसरा, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए धन का प्रयोग को उपभोक्ता कहते हैं। दूसरा इसमें है, आय अर्जन के प्रत्यक्ष संतोष से नहीं मिलता है, उपभोक्ता से प्रत्यक्ष संतोष प्राप्त होता है। आय से वस्तुओं की उपयोगिता नष्ट नहीं होती है, लेकिन उपभोक्ता से वस्तुओं की उपयोगिता नष्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुल राष्ट्रीय उत्पादन एवं सकल घरेलू उत्पाद में क्या अंतर है। उत्तर, कुल राष्ट्रीय उत्पाद देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं बाजारी मूल्य अर्थात कुल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर सकल घरेलू उत्पादन प्लस शुद्ध विदेशी साधन आय, इसे GAP भी कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद GAP शुद्ध विदेशी साधन आय, इसे हम GDP भी कहा जाता है। आगे है, शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। उत्पादन के कार्य पूंजीगत यात्रा का प्रयोग किया जाता है, धीरे धीरे घिसते या टूटते हैं। इसलिए जब कुल राष्ट्रीय उत्पादन में घिसावट व्यय को घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे हम शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव होता है। उत्तर, अर्धविकसित एवं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था एवं संरचनात्मक सुविधाओं का अभाव रहता है, क्योंकि पूंजी का अभाव इनमें सामान्य सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है। उदाहरण, किसी कर्मचारी द्वारा माह के अंत में प्राप्त वेतन। आगे है, भारत में आय के आधार पर कौन कौन से राज्य उच्च एवं निम्न श्रेणी पर रखे गए हैं। उत्तर, भारत के राज्य में गोवा, दिल्ली, हरियाणा आय के आधार पर समृद्ध माना गया है तथा बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश विकास की निचली श्रेणी है। आगे, तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी से उभरने के लिए किस अर्थशास्त्र ने प्रयास किया था। तो तीसरा की भयानक आर्थिक मंदी सन 1929 से लेकर 1933 तक रही थी और उसे प्रो केन्सन ने
उबारने का प्रयास किया था। उन्होंने राष्ट्रीय आय की धारणा को नए सिरे से विचार किया और केन्सन के अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ताओं, वस्तुओं एवं विनियोग्य वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योगदान के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे है क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद सरकार ने राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया? उत्तर, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में प्रवासी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। उन्होंने सन 1951 में अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे 1948 से लेकर 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय इतना करोड़ रुपये बताई गई है। समिति ने दूसरी रिपोर्ट में 1954 ईस्वी में प्रस्तुत की, जिसमें 1950 से लेकर 54 तक के राष्ट्रीय आय में आंकड़ों को प्रकाशित किया। आगे है प्रो मार्शल ने राष्ट्रीय आय को किस प्रकार परिभाषित किया? उत्तर, प्रो मार्शल के अनुसार किसी देश की पूंजी एवं श्रम उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष वस्तुओं का एक शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, जिसमें भौतिक तथा अभौतिक पदार्थ एवं सभी प्रकार की सेवाएं शामिल रहती है। इस संपूर्ण विशुद्ध उत्पत्ति को देश की वास्तविक वार्षिक आय या वार्षिक राजस्व अथवा राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे है राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किन आधारों पर होता है? तो इसका आकलन दो आधार पर होता है। पहला सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा दूसरा है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। पिछले कुछ वर्ष में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। आगे हमारा राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन क्यों जारी है? उत्तर, राष्ट्रीय आय आंकड़ों का संग्रहण के क्रम में यह आवश्यक होता है कि पूरे राष्ट्र के लिए एक ही मापदंड अपनाया जाए, जिससे कि राष्ट्र की आर्थिक स्थिति सही और मूल्यांकन किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आर्थिक विकास कब होता है? उत्तर, राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होता है तो इससे लोगों के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। आगे निम्नलिखित में संक्षिप्त शब्दों को पूरा कीजिए। इसका हो जाएगा, इसका पहला है WTO का, तो हो जाएगा यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे है PCI, इसका हो जाएगा पर कैपिट NASSO CSO NNP NI। इसका उत्तर होगा, दूसरा क्या हो जाएगा पर कैपिटी इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय। तीसरा के नेशनल सौपाल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अर्थात राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेशनल प्रोडक्शन अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय। आगे निम्नलिखित के विस्तार रूप से लिखें। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, GNP ग्रीन नेशनल प्रोडक्ट।
आगे है राज्य एवं राष्ट्र की आय। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, उसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन सी है? उत्तर, किसी देश की पूंजी एवं श्रम का उसके प्राकृतिक साधन करने से प्रति वर्ष वस्तुओं का एक शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, जिसे हम अभौतिक पदार्थ एवं सभी प्रकार के सेवाएं शामिल रहती है। इसे जाति को देश की वास्तविक वार्षिक आय या वार्षिक राजस्व एवं राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की मापन निम्न तरीके से की जाती है। पहला, उत्पत्ति गणना पद्धति। इस पद्धति के अनुसार किसी वर्ष से कृषि उद्योग तथा उत्पादन के अन्य क्षेत्रों में जो उत्पादन होता है उसकी गणना की जाती है। इस काल में उत्पादित में से अचल पूंजी का हर्ष तथा चल पूंजी का प्रतिस्थापन को आय तथा कर एवं बीमा आदि व्यय निकालकर जो सौंप है उसे हम शुद्ध उत्पादित कहते हैं। यह शुद्ध उत्पादित राष्ट्रीय आय होता है। इस पर विभिन्न साधनों के बीच वितरित किया जाता है। आगे है तीसरा, आय गणना पद्धति। राष्ट्रीय आय को मापने की आय गणना पद्धति व विधि है जो कि एक लेख वर्ष में उत्पादन के प्राथमिक साधनों को उनका उत्पादक सेवाओं के बदले किए गए भुगतानों की दृष्टि से राष्ट्रीय आय की मापन करता है। तीसरा है व्यय विधि। व्यय विधि है जिसके द्वारा एक लेख वर्ष में बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है और यह अंतिम व्यय बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बारे में लेता है। आगे है व्यावसायिक गणना पद्धति। इस प्रणाली में लोगों की आय की गणना इनके पेशों के अनुसार की जाती है। जहां आय के पर्याप्त आंकड़े नहीं प्राप्त होते हैं वह इसी पद्धति को काम में लाया जाता है। पहले विभिन्न प्रकार के व्यवसाय से लोगों को प्राप्त आय की गणना की जाती थी और तब इनका कुल योग्य राष्ट्रीय आय को सूचित करता है, जैसे कृषि उद्योग, यातायात तथा अन्य व्यवसाय। आगे हमारा सामाजिक लेखन पद्धति। प्रो रिजल्ट ने राष्ट्रीय आय की माप करने के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया है। सामाजिक लेखन आर्थिक नीति का एक नियोजक यंत्र है। यह राष्ट्र की गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखता है तथा देश के आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक करता है। आगे है किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का विकास में योगदान की चर्चा करें। उत्तर, किसी अर्थव्यवस्था के विकास में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के महत्वपूर्ण योगदान है। ये दोनों ही हमारे आर्थिक जीवन में रहन सहन के स्तर तथा विकास को प्रभावित करते हैं। आगे हमारा राष्ट्रीय आय। आर्थिक विकास का राष्ट्रीय आय के घनिष्ठ संबंध है। किसी देश के आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक शर्त है। उपभोग्य की वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ने से लोगों का जीवन स्तर उच्च होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि उपभोग तथा विनियोग
की वस्तुओं में होने वाली वृद्धि का परिपंचायक है। इससे आर्थिक विकास की प्रक्रिया तीव्र होते हैं। विकास का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और समानता राष्ट्रीय आय में वृद्धि देशवासियों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय का वितरण बहुत ही विषम एवं इसका एक बड़ा हिस्सा थोड़े से औद्योगिक घराने के हाथों के केंद्रित है, अतः देश के सामान्यतः नागरिकों की औसत आय में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार हेतु राष्ट्रीय आय की समुचित वितरण आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह के लाभ प्रदान है, वर्णन करें। उत्तर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश के एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। आगे है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए निम्न प्रकार के लाभ प्रदान होता है। पहले, इससे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति होगी, अधिक मात्रा में पूंजी का सृजन होगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, लोगों की क्रय क्षमता का विकास होगा। आगे होगा हमारा राष्ट्रीय गणना विकसित देशों में श्रेणी में होने लगेंगे, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, इस प्रकार या अनेक प्रकार से सहायक सिद्ध होगा। आगे हमारा राष्ट्रीय आय के संबंध में मार्शल पिग्गू तथा फिशर की परिभाषाओं में किसी प्रकार विचारों की विभिन्नता है, समझाएं। तो राष्ट्रीय आय के विषम में विभिन्नताएं अर्थशास्त्र के विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं और मार्शल पिग्गू तथा फिशर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु इसके विचारों में निम्नलिखित विभिन्नताएं देखने को मिलती है। पिग्गू या अनुसार राष्ट्रीय लाभांश की समाज की वास्तविक आय का वह भाग जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भाग को भी शामिल किया जाता है, इसे मुद्रा में मापा जा सकता है। आगे मार्शल ने भी पिग के विचारों से सहमति जताई और उत्पादित संपत्ति के ही राष्ट्रीय आय आधार माना, परंतु इन्होंने केवल उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया है जिनका विनिमय होता है, अर्थात जिनका मापन मुद्रा से संभव है। मार्शल ने पिग्गू के ठीक विपरीत फिशर ने उत्पादन के अपेक्षा उपभोग के राष्ट्रीय आय का आधार माना। फिशर के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्येक रूप से उपभोग किया जाता है। आगे हमारा पांचवा, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझावे। उत्तर, आय के वह प्रवाह जिसका सृजन उत्पादन क्रियाओं द्वारा होता है, यद्यपि सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य उपभोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है, लेकिन उत्पादन के बिना उपभोग संभव नहीं है। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन चार साधनों पर क्रमशः पहला श्रम, पूंजी, भूमि तथा उद्यम के सहयोग से प्राप्त होता है।
यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को उत्पादक उद्योग एवं उपभोग्य परिवारों के दो क्षेत्रों में विभक्त कर दे तो हम देखते हैं कि इनके मध्य उत्पादन आय एवं व्यय का निरंतर प्रवाह चल रहा है। उत्पादक उद्योग से आय का प्रवाह साधनों के भुगतान के रूप में परिवार के पास जाता है और फिर या परिवार से उत्पादक उद्योग में चल आता है। आय का यह प्रवाह जो निरंतर जारी रहता है उसे हम आय की चक्रीय प्रवाह कहते हैं। आगे है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। तो उत्तर, राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति को कहते हैं। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में अंकित आंका जाता है अथवा जिन्हें मुद्रा के रूप में भुगतान की प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है। चूँकि राष्ट्र के व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यमों से अथवा मौद्रिक आय के माध्यमों से प्राप्त होता है, इसलिए इसकी गणना जब उत्पादन के गणना विधि और व्यक्तियों के आयों के आधार पर होता है तब इसे आय गणना विधि कहते हैं। जब किसी देश की राष्ट्रीय आय उसके कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो प्राप्त राशि प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। वर्तमान समय में भारत की प्रति व्यक्ति आय इतना रुपये है, जबकि बिहार की राज्य में प्रति व्यक्ति आय कुल 6,610 रुपये है, जो कि देश में सबसे कम है। आगे है, क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, वर्णन करें। उत्तर, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दान रूप में प्रभावित करती है। राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए वस्तुओं की बिक्री एवं विभिन्न सेवाओं का मौद्रिक आय की प्राप्ति होनी चाहिए तथा खर्च का बार आनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध राष्ट्रीय आय में से कुल खर्च की राष्ट्रीय आय का वृद्धि हेतु वस्तुओं में सेवाओं में मौद्रिक आय में जो कि उपभोक्ताओं के कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। आगे कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। साथ साथ इन सबों का भी विस्तार योग्य परोक्ष रूप से भी यह राष्ट्रीय आय का प्रभावित कर की गणना में प्रति व्यक्ति आय की गणना भाषण प्राप्त होने चाहिए तथा खर्च के विभिन्न मदों की कमी आई और कुल खर्च को घटा देते हैं क्षमता पर निर्भर करता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विस्तार होगा, परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा। राष्ट्रीय आय की प्रभावित करती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय भी शामिल होती है। तीव्र विकास से प्रारंभ होता है। आय जितना अधिक मापी जाती है वह ही कम काल मौद्रिक समय। अगला क्वेश्चन है, विकास में प्रति व्यक्ति आय का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक प्रगति मूल रूप में प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है। देश में जनसंख्या ही उपभोक्ता के रूप में वस्तुओं का एक उपयोग करता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ उसके क्रय विकास हो जाता है। इससे उद्योग एवं सेवाओं में तीव्र विकास से पार जिस राज्य एवं देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक मात्रा की विकसित माना जाता है। आगे अतः हम कह सकते हैं कि विकास के प्रति व्यक्ति आय की भूमिका सर्वपार है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है। उत्तर, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी
देश की सीमा के अंदर देश के भौगोलिक कसर दी हुई समयावधि सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का काल नौटेल होता है, किंतु यह सदैव आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण जीडीपी देशवासियों की आवश्यकताएं, सेवाओं एवं परिणामों होते हैं। वास्तव में जीडीपी का भाग विदेशियों के उत्पादक सेवाओं का परिणाम हो सकता है, जिन्हें अपनी पूंजी, तकनीक, ज्ञान उपयोग करके देश के कुल उत्पादित के कुल भाग पर उत्पादन किया है। आगे विश्व विकास रिपोर्ट में विश्व के प्रमुख देशों के प्रति व्यक्ति आय को कैसे परिभाषित किया गया है? उत्तर, विश्व विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका डॉलर 1950 में डॉलर था, जो अमेरिका के प्रतीक डॉलर इतना था जो अमेरिका ने प्रति व्यक्ति आय का लाभ विश्व के अन्य प्रमुख देशों में अमेरिका का इतना डॉलर प्रति व्यक्ति आय, इंग्लैंड का प्रति व्यक्ति आय इतना डॉलर, चीन का प्रति व्यक्ति आय इतना डॉलर प्रति व्यक्ति आय, बांग्लादेश की मात्र 860 डॉलर प्रति व्यक्ति आय बताया गया है। आगे हमारा है बिहार राज्य गरीबी के चक्र का शिकार है कैसे? उत्तर, देश में निर्धनता अनुपात के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, जो योजना आयोग ने मार्च 2009 में जारी किए हैं, इनके आंकड़ों के अनुसार बिहार के पूरे सर्वाधिक गरीबी राज्य या 14.4% आबादी गरीबी रेखाएं के नीचे गुजर बसर करती है और बिहार राज्य के प्रति व्यक्ति आय पर देश भर के न्यूनतम है, जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर कम बचत के कारण पूंजी निर्माण कम होती है, जिसका परिणाम स्वरूप बिहार के प्रति व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तरों पर कायम रहती है। ठीक इसके विपरीत भारत के विकसित राज्य जैसे गोवा, दिल्ली आदि, जहां प्रति व्यक्ति आय ऊंचा है, बचत एवं विनियोग अधिक है तथा पूंजी निर्माण दर ऊंचा है, जिसका परिणाम स्वरूप हर प्रति व्यक्ति आय वृद्धि हो जाती है। सामान्यतः हम जानते हैं कि गरीबी को जन्म देती है। इस कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर्स ने गरीब कुचक्र के रूप में व्यक्त किया है, जिसका सार यह है कि गरीबी इसलिए गरीब है कि उनमें गरीब है, गरीब के कारण उनकी आय कम होती है और अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण बच्चों की जन्म संख्या अधिक होती है, फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब होते हैं। गरीब का यह कुचक्र चलता रहता है। अगर बिहार के प्रति व्यक्ति आय कम होने का क्या कारण है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, किस जिले की सबसे कम है? बिहार की जनगणना में देश के सर्वाधिक पिछड़े हुए राज्य की जाती है तथा इसकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इसका प्रधान कारण यह है कि कृषि पिछड़ी हुई है।
अवस्था तथा राज्यों में उद्योग धंधे का अभाव, इसके फलस्वरूप बिहार राज्य के घरेलू उत्पादन बहुत कम है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की जनसंख्या में वृद्धि दर भी अपेक्षाकृत अधिक। राज्य की जनसंख्या है 1951 से लेकर 2001 की अवधि में 28.62% की वृद्धि हुई है, जबकि संपूर्ण भारत के लिए वृद्धि दर के प्रतिशत 21.54% था। बिहार सरकार 2008 से लेकर 9 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पटना जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक तथा रिवाहर जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यहाँ शिवहर होगा।